अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा वॉर की सिचुएशन इस वक्त क्या है? क्योंकि सीज़ फायर तो ख़त्म हो गया था और उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने फुल थ्रॉटल के साथ दोबारा एक दूसरे के ऊपर जंग करनी शुरू कर दी और बहुत बुरे हालात गाज़ा के अंदर पहले भी थे, बहुत ही मखदूश हालात। जैसे कि आपको पता है कि 22 लाख से 23 लाख पॉपुलेशन है गाज़ा के अंदर और उसमें से 19 लाख जो लोग हैं वो इस वक्त गाज़ा के अंदर ही इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, यानी वो अपने घरों को छोड़ के बाहर गालिबन खुले मैदानों में या आप समझ लें कोई रेफ्यूजी कैंप्स बना के वहाँ पर बैठ गए हैं ताकि जो सिटीज़ के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है और बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर रही है, तबाह हो रही हैं, जिसके नतीजे में गाज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसी के अदाद शुमार के मुताबिक 17,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं इस 2 महीने की वॉर के अंदर और 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और उसके अलावा जो मेंटल ट्रॉमा का शिकार है वो तो आप समझ लें कि पूरे गाज़ा की जो पॉपुलेशन है वो मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा का शिकार इस वक्त होगी ही और खौफ और हरास का शिकार होगी। सो ये सब कुछ हो रहा है लेकिन इस आज की जो पॉडकास्ट है उसमें मैं स्पेशली इस बात की तरफ फोकस करना चाह रही हूँ कि इज़राइल को भला कितने लॉसेस हो चुके हैं क्योंकि जितनी भी खबरें आ रही थी उसमें तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया वेस्टर्न जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर डेली आपको ये तो खबरें मिल रही थी कि फलाने बिल्डिंग के ऊपर बॉम्बिंग हो गई, फलाना जो है मोहल्ला है उसके ऊपर बॉम्बिंग हो गई है और इतने हजार जो है वो डिस्प्लेस हो गए, इतने जो सैकड़ों जो है वो मारे गए। ये सब खबरें तो बढ़ चढ़ के वेस्टर्न मीडिया बताता था, लेकिन इसराइल को कितना नुकसान हुआ है, उनकी फौजियों को कितना नुकसान हुआ है, उस बारे में ये खामोश रहते थे। बल्कि अभी तक अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो इसराइल की तरफ से जो फिगर्स हैं कि उनके कितने फौजी जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, तो वो उनकी तरफ से यही आता है कि 90 जो है वो फौजी जो हैं उनके या 91 जो हैं वो इस वक्त तक मौत के घाट उतर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है क्योंकि हकीकत ये है कि जब से गाजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन इन्होंने शुरू की है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है जब से इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन शुरू की है और टैंक्स और अपनी बख्तर-बंद गाड़ियों समेत जो है ये गाज़ा के अंदर घुस आए हैं। तब से जो गाज़ा के अंदर और पूरी गाज़ा, ये तो गाज़ा मेन सिटी है, लेकिन ये पूरा गाज़ा है, इसमें जो मुजाहिदीन हैं, जो अल-कसाम ब्रिगेड के लोग हैं, उन्होंने स्ट्रीट टू स्ट्रीट जो है वो फाइटिंग करके और इनके जो अंदर घुसे हुए टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर मिसाइल दाग-दाग के उनकी अच्छी खासी यानी दुर्गत बना चुके हैं, अच्छी खासी नुकसान उनको पहुँचा चुके हैं और लेकिन इज़राइल की तरफ से जो है इसकी फिगर्स कोई भी नहीं सामने आ रहे कि जी कितने टैंक्स तबाह हो गए और कितने उनके फौजी जो हैं वो मज़ीद इसमें मारे गए। यानी 1200 तो वो लोग हैं जो कि 7 अक्टूबर के दिन अल-कसाम ने इज़राइल के अंदर आकर इन मुख्तलिफ जगहों पर हमले करके ये इज़राइल की जगह हैं, मोहल्लात हैं, इनके ऊपर हमला करके 1200 लोगों को उस वक़्त हमास ने मार दिया था। लेकिन उसके बाद और 2 से 250 जो लोग हैं वो इनके पास यानी यरकमाल हैं इस वक़्त अल-कसाम ब्रिगेड के पास। लेकिन अब ये जो जंग ग्राउंड इन्वेजन वाली हुई है और इसको 1 महीने से ज़्यादा गुज़र गया है और उसके बीच के ही अंदर जो है 1 हफ़्ते का सीज़ फायर भी गुज़र गया। उसके अंदर कितने टैंक्स तबाह हुए, कितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुईं और उन जो टैंक्स हैं वो हर टैंक के अंदर ज़ाहिर है 3 से 4 मिनिमम जो है वो फ़ौजी हर टैंक के अंदर होता है, तो वो कहाँ गए? उनकी क्या वो क्या ज़ख्मी हुए या वो मज़ीद वो भी कैद हो गए? ये सब कुछ इज़राइल की तरफ से क्लियरली नहीं आ रहा, लेकिन एक न्यूज़ अब आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो देखते हैं क्रेडल ने कहा क्या कहा है, इजरायली लॉसेस मल्टीप्लाई एज गाजा फैक्शंस फ्यूरियसली रेजिस्ट एग्रेशन, यानी कि ये बात तो बिल्कुल अटल है कि गाजा के अंदर जो हमास और अल कसाम ब्रिगेड है उनकी वो मतलब दिन रात बगैर किसी रुकावट के जो है वो मुकाबला कर रहे हैं और बहुत पुरजोश तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और डेली ही अल कसाम की तरफ से वीडियोस आ रही हैं कि उन्होंने मज़ीद कितने टैंक्स मार दिए और कितने उन्होंने बख्तर-बंद गाड़ियाँ मार दी। इसके अलावा भी हमास की तरफ से कई वीडियोज़ डेली रिलीज़ होती हैं कि
जहाँ इजरायली फौजी खड़े हैं और उधर वो फायरिंग कर रहे हैं, और उसके नतीजे में कितने वहां पे मारे जाते हैं ये एक अलग कहानी है जो कि ओपन नहीं हो पा रही। Israeli army claims only 91 soldiers have been killed by Palestinian resistance in Gaza, और ये यही बात जो मैं आपसे भी कह रही थी कि इजरायली फौज के मुताबिक और इजरायली हुकूमत के मुताबिक सिर्फ उनके 91 फौजी जो है वो मारे गए। लेकिन अब एक ये न्यूज़पेपर है यादीवोट यादियोट एरोनॉट, ये इस न्यूज़पेपर के अंदर जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लिमोर लूरिया, इन्होंने मतलब ओपन की है ये बात कि 5,000 जो फौजी हैं इस ग्राउंड इन्वेजन के बाद ये जख्मी हो चुके हैं, और उसके अंदर से 2,000 ऐसे हैं जो कि डिसेबल हो गए, यानी कि उनकी बाजू या उनका जो टांग है एक कट चुकी है, और वो डिसेबल मीन्स कि अब वो दोबारा जंग के काबिल नहीं रहे। यानी 3,000 जो है वो कम जख्मी और 2,000 जो है वो मुकम्मल तौर पे जख्मी हो गए हैं। और ये बात अब ये बिल आखिर जो है यानी आप समझे कि 2 या 3 दिन पहले 9 दिसंबर के दिन ये ओपन की है इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, और इस मैगजीन को या अखबार को उन्होंने ये चीज़ बताई है। एक और जगह से फॉलो करते over 5,000 Israeli soldiers injured since October 7 with 58 seriously। इसराइल का मीडिया ये वही खबर है जो यादियोत एरोनोत ये अखबार है, इसने जो रिलीज किया, और अब पूरी दुनिया का मीडिया इसी न्यूज़ को लेकर के चल रहा है और बता रहे हैं कि about 12% of injuries were internal, consisting of damage to the spleen, kidney, rupture in internal organs, यानी अंदर तक वो जख्मी हो गए वो लोग। About 7% suffer psychological distress, number we know will rise sharply, यानी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, क्योंकि इससे पहले 7 दहाइयों से ये जो इजरायली फौजी हैं ये तो फुली लेस्ड विद फुल गैजेट्स और मतलब मॉडर्न तरीन जो गन्स और मॉडर्न जो स्नाइपर्स और इन से दूर खड़े होकर के ये हमेशा वेस्ट बैंक और गाजा के लोगों को मारते रहे, और ऐसी पोजीशन से मारते रहे कि उसके उसके बदले गाजा या वेस्ट बैंक के लोग इनके ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर सकते थे। तो इनको यही आदत थी कि हम इनको मारेंगे और ये जो है बस रो लेंगे और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये फर्स्ट मौका ऐसा आया गाजा की और हमास की इस 7 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद कि अब गाजा के अंदर क्योंकि ये घुस आए हैं, और इवन वेस्ट बैंक के अंदर भी जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भी अटैक कर रहे हैं फौजी गाड़ियों के ऊपर इस वक्त, और वो एक अलग कहानी है जो मैं आपको अलग से पॉडकास्ट में बताती हूँ। लेकिन ये गाजा के अंदर इस वक्त ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो पा रहा है। और Israeli army said that at least 240 soldiers have been killed since the outbreak of October 7, यानी 5,000 तो ये सारी फिगर्स हैं जो कि इन्होंने जख्मी बताई हैं, और 420 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि उनके हलाक हो चुके हैं, और ये फर्स्ट टाइम ये सब कुछ रिवील उन्होंने किया है इस मैगजीन में, हालांकि इससे पहले वो 91 के नंबर पे ही अड़े हुए थे। एक और जगह से देखते हैं अनप्रेसिडेंटेड लॉसेस अमंग इजरायली सोल्जर्स एक्सपोज्ड, और ये वही अखबार है जिसकी मैंने आपको नाम लिया, ये इसने ये खबर रिलीज की है इसराइल के डेली बेसिस पे क्योंकि हमास के जो फाइटर्स हैं वो इनके ऊपर टैंकों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, इनके बख्तरबंद गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं, और जो भी फौजी इनको सड़क पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर भी ये बुलेट्स के साथ हमला कर रहे हैं, और ये बेशुमार फौजी हलाक होते चले जा रहे हैं। और ये पैलेस्टीन क्रॉनिकल की मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इन्होंने भी उसी न्यूज़ को लेकर के शेयर किया है, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि अल कसाम क्या-क्या हर रोज़ कर रहा है। आवर फाइटर्स हैव बीन वेजिंग फियर्स बैटल फ्रॉम ज़ीरो रेंज, यानी कि बिल्कुल आमने-सामने खड़े होकर इन्होंने उनको मारा है। सिंस सैटरडे मॉर्निंग विद ऑक्यूपेशन फोर्सेस पेनिट्रेटिंग वेस्ट ऑफ जबालिया रेफ्यूजी कैंप इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, यानी नॉर्दर्न गाजा में भी इस वक्त वो अंदर घुसे हुए हैं अपने टैंकों और अपनी गाड़ियों के साथ। वहां पर भी इन्होंने जीरो रेंज से उनको पकड़ पकड़ के मारा है, उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया है, कसाम ब्रिगेड ने इजरायली फौजियों को। और यहाँ देखते हैं अलकुद्स ब्रिगेड ने क्या कहा है कि आवर फाइटर्स targeted an Israeli military vehicle in which a number of soldiers were sheltering, causing direct hits in Sheikh Rafda
नेबरहुड वेस्ट ऑफ गाजा सिटी, यानी ये भी यानी बता रहे हैं कि एक जो गाड़ी है जिसके अंदर कई इजरायली सोल्जर बैठे हुए थे, उनके ऊपर हमने डायरेक्ट अटैक किया है। जिससे वो ये बता रहे हैं कि गाड़ी सिर्फ गाड़ी पे अटैक नहीं होता, बल्कि जब गाड़ी पे अटैक होता है तो फिर उसके अंदर कई फौजी बैठे होते हैं, और कुछ गाड़ियां तो होती ही सिर्फ इस मकसद के लिए कि फौजियों को यहाँ से वहां ले जाना है, तो उनमें तो दो एक एक दर्जन फौजी बैठा होता है, ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल्स होते हैं। सो ये चीजें चल रही हैं हमास की तरफ से, कैसे बयान डेली बेसिस पे आ रहे हैं, और ये अब इसराइल की डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही बात कह दी है, और यही मेमो ने भी यही खबर को लेकर शेयर किया। सो ये तमाम न्यूज़पेपर्स पे आपको ये मिल जाएगी ये खबर मैं आपके साथ एक पुरानी भी शेयर कर रही हूँ। ये नवंबर 13 की खबर है, जिसमें ये बुल्गारिया मिलिट्री डॉट कॉम, ये भी एक बड़ी एक्टिव वेबसाइट है मिलिट्री न्यूज़ के लिए। इन्होंने बोला कि हमने जो अपनी सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं उसके मुताबिक 383 जो इसराइल की जो आर्मर्ड व्हीकल्स थी, यानी बख्तरबंद गाड़ियां टैंक्स के अलावा जो थी, उसमें से 23% जो है वो तबाह हो चुकी हैं 5 दिनों के अंदर, यानी 100 गाड़ियां 5 दिनों में तबाह हुई हैं। ये 13 अक्टूबर की ये न्यूज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि इतनी ज्यादा तबाही वो एक एक दिन में हमास जो है वो कर रहा है इजरायली फौजियों की और उनकी टैंकों की और उनके गाड़ियों की। अब यूएस के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं गुटेरेस, उन्होंने अपनी बिहाफ पर एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाते हुए आर्टिकल 99 को इन्वोक किया था, जिसके मुताबिक जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस का, वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को ये बताता है कि एक बहुत डेंजरस वॉर है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, जिससे पूरी दुनिया की, पूरी ह्यूमैनिटी की जो पीस और जो मतलब सिक्योरिटी है वो दाव पे लग सकती है। लिहाजा इस जंग को फौरी तौर पे रोका जाए। तो लेकिन इस आर्टिकल को या इस रेजोल्यूशन को जब गुटेरस ने सामने रखा, तो यूएस अकेला वो स्टेट था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसने इसको वीटो कर दिया, और उसने बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ये जंग बंद होने दें। तो इस वीटो के बाद मजीद दुनिया भर में यही कहा जा रहा है कि यूएस जो है वो बराह रास्त इस जंग में शामिल है, और वो इसराइल का सबसे बड़ा पार्टनर भी है, और वही नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो, और वही जो है वो इसको वीटो किया जा रहा है, और वही इस बात के लिए इसराइल के बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है, और उनको ये कह रहा है कि तुमने भी ये जंग बंद नहीं करनी, तुमने भी जो है हर सूरत में इसको आगे बढ़ाना है, इसको प्रोवोक किए जाना है। मुस्लिम जो रीजनल पावर्स हैं उनको मजीद एवरी डे प्रोवोक करते जाओ, ताकि ये सब कूद पड़े एक दिन जंग के अंदर। तो ये खबर मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ उसमें ये कि ये जो कांग्रेस ने रिव्यू के बगैर जो है ये बिल पास कर दिया कि 14,000 शेल्स जो कि टैंक्स के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, जो टैंक से इन्होंने बॉम्बिंग करनी है गाजा के अंदर, वो 14,000 शेल्स जो है मजीद फौरी तौर पे इसराइल को दे दी जाएं। और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि ये खबरें आती रही कि डेली बेसिस पे जो है यूएस से इसराइल के अंदर वेपन्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे पहले ही आ रहे हैं, और ये खबर बड़ी अच्छे जरीदे से मैंने आपको एक पहले किसी पॉडकास्ट में शेयर भी की थी। तो वो तो इससे बाज नहीं आ रहे, और अब उन्होंने बोला है कि इकट्ठे 14,000 शेल्स जो हैं वो छोटे से गाजा को तबाह करने के लिए, नीस्तो नाबूद करने के लिए अब मजीद उन्होंने भेज दिया। अब आप सोचें कि छोटा सा जो गाजा है, एक शेल से या दो शेल से या तीन शेल से तो एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है, तो अब आप कितनी बिल्डिंग्स, यानी वहां रह कितनी गई हैं जो आपने अब मजीद तबाह कर दी। सो ये चीज चल रही है यूएस की तरफ से। और ये लॉन्ग वॉर जर्नल, इसका मैं एक दिखा रही हूँ कि ये इन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि इसराइल suffers losses in Gaza and Lebanon border areas amid fighting on multiple fronts। यानी मल्टीपल फ्रंट से मुराद है कि लेबनान से जो हिजबुल्लाह है वो ऊपर से हमला कर रहा है, गाजा जो है वो ना सिर्फ गाजा के अंदर लड़ रहे हैं, बल्कि गाजा के अंदर से वो हर रोज जो है मिसाइल्स इसराइल की सिटीज के ऊपर भी दाग रहे हैं। और उसके अलावा आपको पता है यमन की तरफ से रेड सी के अंदर भी एक मुकाबलाबाजी शुरू हो चुकी है। तो इन्होंने डेली की रिपोर्ट्स ये करते हैं कि डेली की कौन कौन मर गया और क्या क्या हो गया, और इन्होंने बोला है कि आईडीएफ जो है इजरायली डिफेंस फोर्स, उसकी 416 सोल्जर्स जो है वो 7 अक्टूबर से अब तक जो है वो
मारे जा चुके हैं, यानी कि वो 91 वाले फिगर से हट के अब एटलीस्ट ये 400 के फिगर पे आ गए हैं। लेकिन ये फिगर भी आपको मैं बता दूं कि वो सही नहीं है। ये हमास की तरफ से क्या क्लेम है? हमास क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड ओवर 180 इजरायली कॉम्बैट व्हीकल्स इन गाजा। अबू उबैदा स्पोक्सपर्सन और उसने बोला है कि पैलेस्टीनियंस आर मेकिंग एम्बुश एंड डेटोनेट mine on the way of Israeli military conducting sniper and machine gun fires at Israeli forces। यानी वही बात ये जो अबू उबैदा ये कह रहे हैं कि हम किस तरह से इनका मुकाबला कर रहे हैं कि हम एम्बुश भी करते हैं, छुप करके उन पे हमला करते हैं, फिर हम माइंस भी लगा के देते हैं, जहाँ जिस रास्ते से इनके टैंकों ने आना है वहां पे हम माइंस भी लगा देते हैं, और उसके अलावा हम स्नाइपर और मशीन गन से डायरेक्ट इनके फौजियों के ऊपर हमला भी करते हैं। सो ये अबू उबैदा की बात है, और उसने ये बोला कि our fighters completely or partially destroyed more than 180 combat vehicles in the past 10 days after the end of the ceasefire। यानी कि सिर्फ सीज फायर के खत्म होने के बाद से अब तक 180 व्हीकल्स, और मैं आपको बताऊं कि ये जो मरकावा टैंक्स ये लोग डेली तबाह कर रहे हैं, इनकी अगर आप रुपयों में कीमत देखें पाकिस्तानी रुपयों में, तो ये 100 करोड़ से ज्यादा का एक टैंक है। और इसी तरह से ये जो बख्तन बंद गाड़ियां हैं ये भी आप समझ सकते हो कि कई कई करोड़ की एक ये गाड़ी होती होगी, और उसके अलावा इनकी कितने वेपन्स वगैरह के साथ लेस ये जो आर्मी इनके अंदर घुसती है, इनके ऊपर कितना कितना खर्चा है। सो बिलियंस में जो खर्चा है वो इसराइल आर्मी का हो रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे और ना ही इससे पीछे हटने के लिए तैयार है। हमास सेज नो होस्टेज विल लीव अलाइव अनलेस ग्रुप डिमांड्स मीट। यानी अबू उबैदा ने दोबारा से ये बात भी कह दी है गालिबन 2 दिन पहले 10 दिसंबर के दिन उसने बोला है कि नीदर द फेशिस्ट आर्मी एंड इट्स एरोगेंट लीडरशिप नॉर इट्स सपोर्टर्स। यानी कि ये आर्मी इसराइल की आर्मी ना ही लीडरशिप यानी नेतन्याहू वगैरह और उसकी जो फार राइट काबीना है वो सब, या उनके सपोर्टर्स यानी यूएस और दीगर वेस्टर्न एलाइज, ये सब कैन टेक देयर प्रिजनर्स अलाइव विदाउट एन एक्सचेंज एंड नेगोशिएशन। यानी ये कि अगर वो बाकी जो अपने प्रिजनर्स को है वो जिंदा यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो वो बातचीत और एक्सचेंज के बगैर ये काम नहीं होगा। अगर वो समझते हैं कि वो मार कूट करके और ये बॉम्ब गिराकर अपने प्रिजनर्स को जिंदा निकाल लेंगे, तो वो उनकी भूल है। और हमारी जो डिमांड्स रेजिस्टेंस की जो डिमांड्स हैं वो भी इनको पूरी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अब हम एक और फौजी भी इनका जो होस्टेज है वो हम रिलीज नहीं करने वाले। सो दिस इज द सिचुएशन, और मैं आपको यहाँ से दिखा दूं कि जो पहला ग्राउंड इन्वेजन थी उसमें गाजा सिटी को इन्होंने यहाँ से भी वो आए और यहाँ से आकर इन्होंने बैत लाहिया और ये बैत हनून और इस तरह के जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे आप समझ लें मोहल्लात हैं, इन पे हमला किया। इधर से कोस्ट लाइन से आकर के यहाँ से भी एंटर हुए और यहाँ से आकर के ये इस तरफ से हमले करते रहे, और उन्होंने गाजा सिटी के अंदर बेशुमार बॉम्बिंग करके यहाँ पे अंदर अपने टैंक्स घुसा लिए, जबालिया के अंदर बहुत ज्यादा लाइक डेली बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जी हम यहाँ से बीच का रास्ता और ये जो एक सड़क है इधर वो उसको हम कब्जा करके काट रहे हैं ताकि नॉर्थ वाले लोग साउथ नहीं आ सके, साउथ वाले जो है वो नॉर्थ ना जा सकें। और उसके बाद अब जो कि सीज फायर के बाद दोबारा से जंग शुरू हुई उसमें उन्होंने खान यूनिस को स्पेशली अटैक किया, यानी नॉर्थ पे गाजा और सिटी और उसके इर्द गिर्द तो यानी कॉन्फ्लिक्ट जारी है, लेकिन अब उन्होंने खान यूनिस के ऊपर भी बेशुमार बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। और आपको पता है कि इनका बेट तरीका है, इनका मतलब बिकॉज ये गैर इंसानी जो इनकी आदात है उसकी वजह से ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ही वो हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करते हैं, सबसे पहले ही वो स्कूल की बिल्डिंग्स को बॉम्ब करते हैं ताकि किसी के पास बचने का और छुपने का कोई का ठिकाना ही ना रहे। और फिर उसके बाद साथ ही साथ वो उनके घरों की बिल्डिंग्स और जो फ्लैट्स टाइप बने हुए उनको वो मिसमार करते चले जाते हैं। सो ये हालात हैं इस वक्त गाजा के, और डेफिनेटली लाखों जो गाजा के लोग हैं वो तो इस वक्त कुस्म पुरसी की हालत में है, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह से वो अपने इन मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं, और जिस सड़क से भी ये मुजाहिदीन गुजरते हैं जहाँ पे भी इनको दिखते हैं वो इनके साथ फख्र से इनके लिए नारे बुलंद करते हैं। और इवन वेस्ट बैंक के अंदर भी डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हमास और जो
अल-कसाम ब्रिगेड के हक में नारेबाजी हो रही है और इवन इनके जो हमदर्दी में वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेस्ट बैंक में और वो जो रिटेलिएशंस कर रहे हैं उसके वजह से वेस्ट बैंक के जो फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर भी इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कड़ा वक़्त आया हुआ है और वहाँ पे भी इज़राइल जो है वो कर्फ्यू और मतलब शूटिंग्स और वो सब बहुत ज़्यादा इस वक़्त हो रहा है। उसके बारे में भी हम एक प्रोग्राम करते हैं। तो लेट्स सी अब क्या होता है, इतना ज़्यादा नुकसान जो कि पहुँच चुका है इज़राइल को, देखते हैं कि वो अब इससे मज़ीद कितना इसका मुतहम्मिल हो सकते हैं। थैंक यू।